हेलो बच्चों, आपका आपके चैनल एग्री कोचिंग प्रयागराज में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग आज अपनी नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं 10वें नंबर की ना, बिहार कृषि परीक्षा वाली क्लास की 10वें नंबर की सीरीज एमसीक्यू की। ठीक है, तो 9 नंबर सीरीज हम लोग कर चुके हैं ना, 10 के बाद चलते हैं। और जैसे कि हम पहले की तरह बता दें, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है जो क्वेश्चन नहीं आपको आ रहा होगा करते हुए चलते रहेंगे ना। ठीक है, और कल का जो क्वेश्चन था कि एक्सटेंशन एजुकेशन टर्म कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से ओरिजिनेट हुआ था। बच्चों ने कुछ जो है सही आंसर दिया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन से, ज्यादा इधर उधर की बात ना करें, सीधा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं ना। पहला क्वेश्चन क्या है, इन मिक्स फार्मिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ स्टॉक इज टू ग्रोस फ्रॉम इनकम इज, मतलब जो हम मिश्रित खेती करते हैं उसमें जो होता है लाइफ स्टॉक का टोटल इनकम में कंट्रीब्यूशन कितना होता है। ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन दिया एटलीस्ट 10%, मतलब कम से कम 10%। दूसरा एटलीस्ट 30%, एटलीस्ट 40%, एटलीस्ट 50%। यहाँ क्या बात कर रहा है, कहाँ की, मिक्स फार्मिंग में। किसकी बात कर रहा है, मिक्स फार्मिंग में बात कर रहा है। और किसकी बात कर रहा है, लाइव स्टॉक। किसकी बात कर, लाइव स्टॉक की। और कहाँ कंट्रीब्यूशन, टोटल फार्म इनकम में कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो टोटल फार्म इनकम में लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन मिनिमम 10% होना ही होना चाहिए। कितना, 10% होना चाहिए। ठीक है, ये जानते रहना आपको। ठीक है, ये मिक्स फार्मिंग होता क्या है, मिक्स फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग होता क्या है। मिक्स फार्मिंग से नाम से आपको पता चल रहा होगा ना कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, क्या, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ, क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ क्या लो, ठीक है, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, या डेयरी बोलते हैं ना। ठीक है, तो एक इंटरप्राइज हमारी क्रॉप होगी, दूसरी इंटरप्राइज एनिमल हस्बेंड्री या डेयरी जो ही होगा, उसको बोलेंगे हमारा मिक्स्ड फार्मिंग। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फार्मिंग। और कैसा इंटरेक्शन शो करते हैं दोनों, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन। कैसा, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इंटरेक्शन शो करते हैं, पूरक इंटरेक्शन शो करते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का इंटरप्राइज और एनिमल का इंटरप्राइज। और जिसमें टोटल फार्म इनकम कम कम से कम, तो लाइव स्टॉक होता है डेयरी, एनिमल हस्बेंड्री, लाइव स्टॉक या एनिमल हस्बेंड्री का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना, 10% जो है होना ही चाहिए। ठीक है, ये हमारा होता है मिक्स्ड फार्मिंग, जब क्रॉप कल्टीवेशन के साथ साथ डेयरी वगैरह भी साथ साथ में करते हैं, उसको हमारा बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। और एक हमारा होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग, पहले बता चुके हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करते हो, दो या दो से अधिक फसलों को, क्या करते हो, दो या दो से अधिक फसलों को, क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करके ग्रो करते हो। कैसे करते हो, मिक्स्ड करके ग्रो करते हो, लेकिन ध्यान देना विदाउट रो पैटर्न। क्या कहते हैं, विदाउट रो पैटर्न के करते हैं, इसको हमारा बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। दोनों में अंतर जानते हैं ना, मिक्स फार्मिंग मतलब डेयरी के साथ साथ क्रॉप प्रोडक्शन, और मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ ग्रो करते हैं एक साथ में, लेकिन उनका कोई रॉ पैटर्न नहीं होता, उसको हमारा बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। देखो तो हमारा इंटर क्रॉपिंग पहले आप लोग जान चुके हो, इंटर क्रॉपिंग, इसमें भी क्या करते हैं हमारा, इसमें दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लेते हैं ना, दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ लेते हैं, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, लेकिन ध्यान देना डेफिनेट रो पैटर्न, डेफिनेट रो पैटर्न, इसको हमारा बोलते हैं इंटर क्रॉपिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा मिक्स फार्मिंग वाला क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे चलें। दूसरा क्या है, क्या पूछ रहा है, द सेंट्रल एगमार्क लैब इज लोकेटेड एट, हिंदी में क्या है, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर स्थित है ना। ऑप्शन क्या क्या दिया है, पहला दिया है मुंबई,
दूसरा दिया है नागपुर, तीसरा दिया है बंगलौर और चौथा दिया है कोलकाता। ठीक है, इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर महाराष्ट्र। आंसर क्या आ जाता है हमारा, नागपुर महाराष्ट्र में जो होता है सेंट्रल एग्मार्कल लैब जो होता है स्थित है। ध्यान दीजिए, ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र। अच्छा, एगमार्क है क्या, एगमार्क है क्या, इसका फुल फॉर्म पता है, इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर मार्केटिंग। क्या होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। ठीक है, तो एक एगमार्क एक्ट था, ठीक है, एगमार्क एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट से बोलते हैं ना। उसका ये एक्ट कब आया था, कब आया था, 1937, 1937 में आया था। ठीक है, और ये क्या करता है, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के एलाइड प्रोडक्ट को क्या करता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को चेक करता है। एगमार्क क्वालिटी स्टैंडर्ड को बताता है ना, ध्यान देना। ठीक है, तो एगमार्क क्या होता है हमारा, क्या मतलब होता है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और एगमार्क एक्ट कब आया था, 1937 में। और ये क्या करता है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, इसके अलावा इसका जो लैब, सेंट्रल लैब, लैब कहाँ है हमारा, नागपुर महाराष्ट्र। हाँ, नागपुर महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमारा मार्केटिंग हो गया। अच्छा, मार्केटिंग के दो इंस्टीट्यूट पूछते हैं, एक हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट NIAM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग। और कहाँ, ये जयपुर में, कहाँ है, जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। ठीक है, और मार्केटिंग से क्या और हमारा DMI, डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये कहाँ है हमारा, फरीदाबाद, फरीदाबाद हरियाणा ना। ठीक है, और इसकी स्थापना जो थी 1935 से 36। ठीक है, तो 35 से 36 हमारा हुआ था। दोनों क्वेश्चन पूछता है ना, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग जयपुर है और डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन कहाँ हमारा, फरीदाबाद हरियाणा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्या है, विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। ये तो बदनाम क्वेश्चन है, सिंपल भी क्वेश्चन है। कौन सी गैस ऐसी होती है जो पैडी के फील्ड से जो होती है रिलीज होती है। पहला दिया है मीथेन, दूसरा दिया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, तीसरा दिया है CO2 और चौथा दिया है अमोनिया। ठीक है, तो धान के फील्ड से कौन सी गैस निकलती है हमारी, मेथेन। क्या होती है हमारी, मेथेन। ध्यान देना, ये धान के फील्ड के अलावा पैडी के फील्ड अगर नॉर्मल दे दिया, पैडी के फील्ड से निकलती है स्वयं प्लेस, दलदली भूमि, स्वयं सॉइल, वाटरलॉग सॉइल, वाटरलॉग सॉइल। ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा जो हमारे रूमिनेंट पशु होते हैं, रूमिनेंट एनिमल, ये सब जो होते हैं हमारे मीथेन के क्या होते हैं, स्रोत। क्या होते हैं, मीथेन के स्रोत होते हैं। ठीक है, और ध्यान देना, यही मीथेन जो होता है ग्रीन हाउस गैस का पार्ट पूछता है। किसका पार्ट है, ग्रीन हाउस गैस, इसका ग्रीन हाउस गैस का पार्ट है। सेकंड नंबर का हाईएस्ट जो होता है कंपोजिशन है हमारे ग्रीन हाउस गैसेस में। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस में क्या होता है, मीथेन सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर क्या सबसे ज्यादा पाया था, CO2, CO2 सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस पाया था, लगभग 50 से 55%, कहेंगे 60% तक भी देता है ना। जो हमारा मीथेन होता है, मीथेन ये हमारा पाया था 20 से 25% ग्रीन हाउस गैस में। ठीक है, इसके अलावा हमारा CFC पाया था, CFC
ये क्या होता है 11 से 16%। और नाइट्रस के ऑक्साइड कितने होते हैं हमारे 4 से 5% पाए जाते हैं ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैसेस का कंपोजिशन है। ठीक है, इसका मतलब अगर मीथेन, CO2, CFC और N2O बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा ग्लोबल वार्मिंग होने की समस्या बढ़ेगी। और ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है कभी टेक्नोलॉजी बताते हैं। ग्रीन हाउस गैस के बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, मीथेन हमारा सेकंड नंबर का डोमिनेंट ग्रीन हाउस गैस भी है और फर्स्ट नंबर का CO2 है। और जो मीथेन कहाँ से निकलता है, पैडी के फील्ड से, स्वयं सॉइल से, दलदली भूमि से, वाटरलॉग सॉइल से और रिमिनेंट एनिमल से ये जो है रिलीज होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथे नंबर का क्वेश्चन है सॉल्युबिलिटी ऑफ रॉक फॉस्फेट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। जो रॉक फॉस्फेट की घुलनशीलता होती है उसमें सुधार किसकी वजह से होता है, कौन सा ऐसा चीज है, माइक्रोब है जो रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा सकता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन दिया है नाइट्रोसोमोनास, दूसरा नाइट्रोबैक्टर, तीसरा दिया है एजोटोबैक्टर और लास्ट में दिया बैसिलस पॉलीमिक्सा। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा बैसिलस पॉलीमिक्सा जो होता है रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, हमेशा ध्यान देना। अच्छा, ऐसे और कौन से कुछ माइक्रोब है जो रॉक फॉस्फेट की सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं, इसे बोलते हैं फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। क्या होते हैं, अगर फास्फोरस के बायो फर्टिलाइजर की बात करें, बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो फास्फेट के दो बायो फर्टिलाइजर थे ना, हमने बताया पहले दिन, फिर से डिस्कस कर लो। कितने होते हैं, दो होते हैं। ये कौन होता है, फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया, सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया या फास्फोट के सॉल्युलाइजर, कहते हैं फास्फोरस के एब्जॉर्बर वाले, फास्फेट एब्जॉर्बिंग बैक्टीरिया या ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फास्फोरस को सॉल्युलाइज करने वाले कौन कौन होता है, हमारा बैसिलस होता है, स्यूडोमोनास होता है, एस्परजिलस होता है और पेनिसिलियम होता है। ठीक है, ये फास्फोरस को सॉल्युलाइज करने वाले हमारे माइक्रोब होते हैं, जिनमें से ये दो हैं तो हमारे बैक्टीरिया हैं। क्या है, ये दो बैक्टीरिया और ये दोनों क्या हमारे फंजाई हैं। क्या है, फंजाई हैं। अगर फास्फोरस के एब्जॉर्ब वाला कुछ हमारा क्या हो जाएगा, इसमें होता है माइकोराइजा। क्या होता है, माइको ब्राइजा, इसको बोलते हैं वाइन वैस्कुलर आर वैस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा बैसिलस पॉलीमिक्सा, यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नाइट्रोसोमोनास कहाँ होता है हमारा, नाइट्रिफिकेशन, कहाँ, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रोबैक्टर भी वही यूज होता है और एटोबैक्टर कहाँ होता है, नाइट्रोजन के फिक्सेशन। ठीक है, ये हमारा होता है फास्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। कौन कौन होते हैं हमारे, बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस और पेनिसिलियम, ये हमारे माइक्रोब होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा है, इसमें टेस्ट बेज दिया है क्रॉप का और ये पूछ रहा है कौन सी ऐसी क्रॉप है जिसका टेस्ट बेज जो होता है नहीं मैच करता। ठीक है, इसमें ऑप्शन क्या दिया है, पहला दिया अपर लिमिट के सामने दिया है 5 से 7, क्या ये सही है, मैच करना आपको, और कौन सा गलत हो देखना है। वीट का 20 से 22 दिया है, मूंग बीन का 34 से 36 दिया है, सनफ्लावर का 60 से 62 दिया। यहाँ ध्यान देना हमेशा पर लिमिट का सही है 5 से 7 ही होता है। ठीक है, मूंग बीन का भी सही है लगभग 40 यानी 35-40 आसपास होता है, सनफ्लावर का भी ठीक है 55 से 60 होता है। आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या गलत होगा, 20 से 22। क्यों, जो वीट का होता है लगभग कितना होता है, 40 ग्राम होता है, कितना, 40 ग्राम टेस्ट वेट होता है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा गलत। ठीक है, अच्छा कुछ मुख्य फसलें और होती हैं उनका भी होता है। टेस्ट वेट होता क्या है, टेस्ट वेट क्या होता है। ठीक है, टेस्ट वेट का मतलब होता है कोई सीड होगा, किसी भी क्रॉप के सीड के 1000 ग्राम, 1000 सॉरी ऐसे नहीं है, 1000 सीड के वेट को क्या बोलेंगे,
टेस्ट वेट। कोई हमारा क्रॉप है, उसका 1000 सीड ले लो, उसका जो भार आता है उसको बोलते हैं टेस्ट वेट। एक होता है सीड इंडेक्स। क्या होता है? सीड इंडेक्स। ये क्या होता है? किसी भी सीड के, यानी कि 100 सीड, किसी क्रॉप के 100 सीड के भार को, वेट को बोलते हैं हमारा सीड इंडेक्स। ठीक है, ये लार्ज सीड में देखा जाता है, हमारे स्मॉल सीड में देखा जाता है। ठीक है, अगर हम टेस्ट वेट की बात करते हैं मुख्य रूप से कुछ फसलें हमारी हो गई, हम पैडी की बात करते हैं, पूछता है पैडी। पैडी का नॉर्मली क्या होता है? 25 ग्राम होता है। कितना होता है? 25 ग्राम। लेकिन अगर बासमती पैडी है, क्या है? बासमती पैडी है, तब कितना हो जाता है? लगभग 21 ग्राम हो जाता है। ठीक है, ये जानते रहे। वीट का आपका हो ही गया, लगभग बारले का लगभग इतना ही होता है। ठीक है, लेकिन हमारा जो कैनरी ग्रास था, गेहूं का मामा, उसका पूछता है कैनरी ग्रास। कैनरी ग्रास गेहूं का मामा इसे बोलते हैं। गेहूं का साइज क्या होता है? 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। ठीक है, ध्यान देना। सोरगम का पूछता है, सोरगम। सोरगम कितना होता है? 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम होता है। मस्टर्ड का, मस्टर्ड का, नाइजर का, ठीक है, सीसेम का, इनका जो होता है लगभग 5 से 8 ग्राम होता है। ठीक है, ये जानते रहना। ठीक है, अगर हम ग्राम की बात करें, ग्राम की बात करेंगे, ग्राम का बात करेंगे, तो जो देसी होता है, देसी, देसी का लगभग होता है 150 ग्राम से 200 ग्राम। ठीक है, और हमारा काबुली होता है, काबुली, इसका होता है 250 से 300 ग्राम, क्योंकि बड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, अगर पहले सबसे कम टेस्ट वेट किसका होता है? फील्ड क्रॉप में, जैसे क्रॉप में, क्रॉप में सबसे कम टेस्ट वेट किसका होता है? टोबैको होता है। किसका होता है? टोबैको का होता है। और कितना होता है? 0.05 से लेकर 0.12 ग्राम तक। तो सबसे कम टेस्ट वेट इकोनॉमिक क्रॉप में किसका होता है? टोबैको का। इकोनॉमिक क्रॉप सबसे कम किसका होता है? टोबैको। ये हमारी कुछ क्रॉप होते हैं, इनका टेस्ट वेट हम बता दिए। ठीक है, तो 1000 सीड के भार को टेस्ट वेट और 100 सीड के भार को सीड इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्या दिया है? क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कोड गिवन बिलो। मतलब ये कह रहा है, इसमें 4 जो है दिए स्टेटमेंट दिए हैं, आपको इसमें चूज करना है कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हो पाया ना, कौन से स्टेटमेंट इसमें सही, हमको ये चूज करना। पहला क्या दिया है? ध्यान से पढ़ना, उसके बाद लगाना। सॉइल एसिडिटी इंक्रीज विथ एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम। मतलब ये कह रहा है कि एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम जब बढ़ता है, क्या उससे सॉइल एसिडिटी बढ़ सकती है? ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं, बाद में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ रहा है, सॉइल एसिडिटी इंक्रीज विथ एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन, मतलब क्या कह रहा है? क्या सॉइल एसिडिटी एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन के बढ़ने से भी बढ़ती है? क्या दिया? अगला क्या है? सॉइल एल्कालिनिटी इंक्रीज विथ एक्सचेंजेबल कैल्शियम, मतलब क्या कह रहा है? जो सोडिसिटी होती है, एल्कालिनिटी होती है, एक्सचेंजेबल कैल्शियम के बढ़ने से क्या बढ़ती है? ठीक है, अगला क्या कह रहा है? सॉइल एल्कालिनिटी इंक्रीज विथ एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम, क्या एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम के बढ़ने से एल्कालिनिटी बढ़ती है? यहाँ आंसर क्या से देखते हैं। हाँ ठीक है, एसिडिटी जो बढ़ती है किसकी वजह से बढ़ती है? एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम के बढ़ने की वजह से बढ़ती है, मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा क्या दे रहा है? हाँ, हाइड्रोजन, एक्सचेंजेबल हाइड्रोजन के बढ़ने से भी एसिडिटी बढ़ती है, ये भी सही है। अगला क्या दिया है? सॉइल एल्कालिनिटी क्या कैल्शियम के बढ़ने से बढ़ती? नहीं, अगर ये जो होता है गलत हो जाएगा। सोडियम बढ़ेगा तब एल्कालिनिटी मोस्टली बढ़ती। ठीक है, एक्सचेंजेबल सोडियम एक चार्ज होता है। तो हमारा तीसरा क्या हो गया? गलत हो गया। सॉइल एल्कालिनिटी इंक्रीज विथ एक्सचेंजेबल एल्यूमिनियम, नहीं, एल्यूमिनियम के बढ़ने से एसिडिटी बढ़ती, मतलब ये भी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन गलत। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है? नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, जहां आपको दिख जाए नंबर 1 ये तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ आंसर क्या सही होगा? 1 और 2 वाला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ये ध्यान देना, जब भी एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम का आयन, हाइड्रोजन का आयन, ठीक है, आयरन का आयन, मैग्नीज का आयन, ये सब बढ़ते हैं, एसिडिटी बढ़ती है हमेशा, ठीक है। और अगर हम पढ़ते हैं साल्ट अफेक्टेड या बेसिसिटी कैसे बढ़ती है, ठीक है, क्षारीयता कैसे बढ़ती है, तो वहां क्या बढ़े, कैल्शियम बढ़े, मैग्नीशियम बढ़े, सोडियम बढ़े, ठीक है, इन सब के बढ़ने से एल्कालिनिटी सॉरी बेसिसिटी बढ़ती है। लेकिन यहाँ क्या बात कर रहा है, बेसिसिटी अलग अलग टाइप होती है ना, तो हमेशा ध्यान देना बेसिसिटी तब बढ़ता है तो इसे बढ़ते हैं तो बढ़ता है, लेकिन इसमें स्पेशली अगर पूछेगा एल्कालिनिटी, एल्कालिनिटी अलग चीज ध्यान देना, इसे बोलते हैं सोडिसिटी, और सोडिसिटी जो बढ़ता है स्पेशली एक्सचेंजेबल सोडियम की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ वही वाला ऑप्शन गलत हो गया था, ठीक है। तो हाइड्रोजन और एल्यूमिनियम से क्या होता है, हमारा एसिडिटी बढ़ सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलें। क्या दिया है, इन इंडिया हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कम्स अंडर अर्ली एडॉप्टर कैटेगरी, मतलब भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या प्रारंभिक अपनाने वालों की श्रेणी में आते हैं ना, हमारे एडॉप्टर की जो कैटेगरी होती है कितनी होती है, 5, और उनमें क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, अर्ली एडॉप्टर में कितने आते हैं, ठीक है, अर्ली एडॉप्टर की कैटेगरी में भारत में कितने परसेंट जनसंख्या आती है, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन क्या पूछ रहा है, हमारा आंसर क्या दिया है, 2.5% क्या होते हैं, क्या 13.5% या 34% या 16%, ठीक है। यहाँ आंसर जो है, आंसर पहले हम बता दे रहे, बाद में डिस्क्राइब करते रहे ना। यहाँ जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 13.5% जो होते हैं हमारे यहाँ की पॉपुलेशन अर्ली एडॉप्टर की कैटेगरी में आती है। एडॉप्टर का मतलब जब कोई नया इनोवेशन होता है, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चाहे जिस क्षेत्र में, उस इनोवेशन को एडॉप्ट कौन करता है सबसे पहले ना, उसे बोलते हैं एडॉप्टर। और कौन कितना पहले अडॉप्ट करा उसके बेस से 5 कैटेगरी होती है, ठीक है, और उन कैटेगरी में नाम बोल रहा हूं ना, कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर, कैटेगरी ऑफ एडॉप्टर, कैटेगरीज ऑफ एडॉप्टर कितनी होती है, 5, ठीक है। तो पहले कैटेगरी कौन सी होती है हमारी, इनोवेटर, क्या होती है, इनोवेटर, ठीक है। दूसरी क्या होती है, अर्ली एडॉप्टर, ठीक है। तीसरा क्या होता है, अर्ली मेजॉरिटी, और चौथा क्या था, लेट मेजॉरिटी, लेट मेजॉरिटी, और लास्ट में क्या होता है, लेगर्ड्स, नौसिखिए एकदम मतलब अस्किता जिसे बोलते हैं गाँव में, होती वैसा, क्या होते हैं, लेगर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में जो होता है एडॉप्टर कैटेगरी में सबसे कम क्या पाया था, हमारे इनोवेटर, टोटल पॉपुलेशन का लगभग 2.5% हमारे क्या है, इनोवेटर से पाए जाते हैं। और अर्ली एडॉप्टर कितने आते हैं, 13.5%, कितनी, 13.5% परसेंटेज में जान लेना, ठीक है, हमारी कैटेगरी है। और अर्ली मेजोरिटी में और लेट मेजोरिटी में 34%, कितने, 34%, ठीक है। और सबसे लास्ट में लगभग 16% लेगर्स। अच्छा, इनोवेटर क्या होते हैं, जब कोई इनोवेशन होता है तो सबसे पहले अडॉप्ट करते हैं ना, तो अडॉप्ट बैरियर, अडॉप्ट वेरी अर्ली, और क्या अडॉप्ट करेंगे, न्यू इनोवेशन, ठीक है। अच्छा, अर्ली अडॉप्टर क्या होते हैं, कैसे अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्ट थ्रू लोकल लीडर, कैसे, ये लोकल लीडर जो आसपास के होते हैं, जो प्रधान वगैरह हो गए, सेक्रेटरी वगैरह हो गए, और भी जो होते हैं, उनके बताने से जो होता है तब ये जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। और अर्ली मेजॉरिटी वाले क्या होते हैं, ये अडॉप्ट करते हैं नॉर्मल पीपल के पहले, मतलब जो हमारे नॉर्मल पीपल होते हैं उनसे पहले इनोवेशन को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन लोकल लीडर की आवश्यकता नहीं पड़ती इनको अडॉप्ट करवाने में। अडॉप्ट बिफोर कॉमन पीपुल बट नॉट रिक्वायर्ड एनी लोकल लीडर, बिना लोकल लीडर के सहायता से कॉमन मैन या कॉमन पीपुल के पहले जो होता है ये इनोवेशन को अडॉप्ट
कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, लेट मेजोरिटी क्या होते हैं, ये चीजों को तब अडॉप्ट करते हैं नए इनोवेशन को जब अपने रिलेटिव को देखते हैं, अपने आसपास वालों को देखते हैं ना। अडॉप्ट बाई C2 C2 या C2 इसको देखकर, रिलेटिव को देखकर देखते हैं हमारे रिलेटिव जो अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, हमारे आसपास वाले जो नियर बर है उनको देखकर, पड़ोस वाले, हमारे जो पड़ोस वाले हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं, अगर वो अडॉप्ट करते हैं तो ये भी देखकर अडॉप्ट कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में अडॉप्ट कौन करता है, हमारा नौसिखिया या अस्किता जिसे बोलते हैं, हमारा लेगर्ड, ठीक है। तो इंडिया में सबसे कम कौन से हमारे इनोवेटर होते हैं, 2.5%, जो सबसे पहले नए इनोवेशन को अडॉप्ट करते हैं। और दूसरे नंबर हमारा क्या, अर्ली अडॉप्टर, जो लोकल लीडर के थ्रू अडॉप्ट करते हैं, 13.5% है। अर्ली मेजोरिटी वाले कौन से थे, जो कॉमन पीपुल के पहले अडॉप्ट करते हैं लेकिन लोकल लीडर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेट मेजोरिटी वाले कौन से होते हैं, जो अपने रिलेटिव, अपने पड़ोस वाले को देखकर नए इनोवेशन पे अडॉप्ट करते हैं। और जो लेगर्ड क्या होते हैं, जो सबसे लास्ट में चीजों को नए इनोवेशन पे अडॉप्ट करते हैं, वो हमारे होते हैं लेगर्ड्स, ठीक है। तो होता है हमारा अडॉप्टर की कैटेगरी, ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आपको क्वेश्चन सिर्फ सॉइल साइंस इकोनॉमिक नहीं मिलेगा, एक्सटेंशन के, इकोनॉमिक्स के, बिल्डिंग के, सबके जो भी क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में, वो सब आपको मिलेगा। बस आप लोग जो है धैर्य पूर्वक पढ़िए बढ़िया से ना। बाकी हम अडॉप्टर वगैरह वाला भी क्वेश्चन बीच बीच में लाते रहेंगे ना। अगला क्या हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KGS इन एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में या एक्सटेंशन टीचिंग में KGS का मतलब क्या होता है ना, ये ध्यान देना, ध्यान से पढ़ना मैं जो बोल रहा हूं। यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया आपका, पहला ऑप्शन दिया आपको, पहला ऑप्शन दिया है KGS का मीनिंग क्या दिया है, खान ग्लोबल स्टडी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है नॉलेज गेन सिस्टम, अगला है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, और लास्ट में क्या हमारा नॉलेज ग्लोब सिस्टम। यहाँ आंसर जो आ जाएगा KGS का फुल फॉर्म, यहाँ ना तो खान ग्लोबल स्टडी होगा, ना तो नॉलेज जनरेशन वाला होगा, ना नॉलेज ग्लोब वाला होगा। यहाँ जो आंसर हो जाएगा हमारा, सॉरी, ना तो ये होगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, क्या जाएगा, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये क्या होता है, कम्युनिकेशन में 3 चीजें होती है ना, जो हमारा कोई चीज होता है तो 3 चीजें होती है। एक होता है KGS, ध्यान समझो, एक होता है KGS, एक होता है KDS, ठीक है, KDS, और एक हमारा होता है KCS, ठीक है। अब सबका मतलब जानो, इसका मतलब होता है नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, नॉलेज जनरेटिंग सिस्टम, नॉलेज कहाँ से जनरेट हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो नया इनोवेशन हुआ कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था, सबका नाम लिखना था आप लोग को। नॉलेज जनरेटिंग, यहाँ फुल फॉर्म होना चाहिए वैसे तो, जनरेटिंग सिस्टम, ये क्या है, नॉलेज डिसिमिनेटिंग सिस्टम, और ये क्या है, नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम। तो कम्युनिकेशन में हमारे 3 सिस्टम होते हैं, नॉलेज को जनरेट हो रहा है, कहाँ से डिसिमिनेट हो रहा है, किस माध्यम से, नॉलेज कंज्यूम कौन कर रहा है, मैसेज वगैरह कौन कंज्यूम कर रहा है ना। अब देखो नॉलेज कहाँ से जनरेट होता है, कोई चीज कहाँ से जनरेट होता है, हमारे यूनिवर्सिटी से होता है। कहाँ से होता है, यूनिवर्सिटी, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, पूछता है रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से भी होता है, प्राइवेट, ठीक है। यहां से नॉलेज जनरेट होता है, और नॉलेज डिसिमिनेट कौन कौन करवाता है, ये भी वही करते हैं, जैसे हमारा KBK हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, यूनिवर्सिटीज हो गई, ठीक है, और भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन, कुछ अन्य ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉलेज को क्या करते हैं, फैलाते हैं,
और नॉलेज जो फैला गया, जो नया नया गया, उसको कंज्यूम कौन करता है? हमारा फार्मर करता है। कौन करता है? फार्मर क्या करता है? नॉलेज को कंज्यूम करता है, नॉलेज को लेकर, नए इनोवेशन को लेकर अडॉप्ट करके अपनी खेती में अपनाता है और अपने इनकम को बढ़ाता है। ठीक है, ये होता है नॉलेज जनरेटिंग, नॉलेज डिसेमिनेटिंग और नॉलेज कंज्यूमिंग सिस्टम इन कम्युनिकेशन। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कौन सा हमारे 9वें नंबर का, विच वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, संचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन क्या दिया है? पहला ऑप्शन दिया है प्रेषक, हिंदी होती है, इंग्लिश होती है सेंडर। पहला दिया है मैसेज यानी कि संदेश, और अगला है माध्यम यानी कि मीडियम, और चौथा क्या हमारा रिसीवर। ठीक है, यहाँ पूछ क्या रहा है? मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट पूछ रहा है ना। अगर मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट पूछेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? रिसीवर जो होता है मोस्ट इंपोर्टेंट एलिमेंट होता है हमारे कम्युनिकेशन का। ठीक है, अच्छा कम्युनिकेशन में कौन कौन से एलिमेंट यूज होते हैं? नाम तो यहाँ लिखा गया, बढ़िया से फिर बताते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। जैसे एक होता है मैसेज को सेंड करने वाला, जिसे बोलते हैं सेंडर। क्या बोलते हैं? सेंडर। इस बात कुछ इनकोड किया जाता है, इनकोडर होता है, इनकोडिंग सिस्टम होता है ना, इनकोडर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? कोई मैसेज हमारा होता है ना, और उसको किसी माध्यम से भेजते हैं, बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम। मीडियम के बाद रिसीवर के पहले पहुंचने के पहले रिसीवर तक होता है डी कोडिंग। इसके बाद क्या होता है? डी कोडिंग। एक में से याद करो, तो वहां कौन काम करेगा? डी कोडर। कौन काम करता है? डी कोडर। और सबसे लास्ट में कौन होता है हमारा? रिसीवर। कौन सा होता है? रिसीवर। और कभी कभी कहते हैं रिसीवर के बाद एक रिसीवर का रिस्पॉन्स भी होता है ना, रिसीवर, रिसीवर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये कुछ हमारे जो कंपोनेंट होते हैं कम्युनिकेशन के होते हैं। लेकिन अगर कभी कभी पूछ लिया पहला जो होता है कंपोनेंट कौन सा होता है? हमारा सेंडर। और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट कौन सा होता है कम्युनिकेशन का? हमारा क्या बताओगे आप? रिसीवर। और रिसीवर में कौन आता है? मोस्टली फार्मर। कौन आते हैं? फार्मर्स जो होते हैं हमारे रिसीवर की कैटेगरी में। ठीक है, ये कम्युनिकेशन के मॉडल तो अलग अलग हैं, मॉडल बता देंगे। बंडो का मॉडल क्या होता है, स्टूडियो का मॉडल क्या होता है, ये सामान्य मॉडल क्या है कंपोनेंट के बेस पे। ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। ठीक है, तो कभी हम और अच्छे से डिस्कस कर देंगे, आ जाएगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। ये कुछ हमारे जो होते हैं कंपोनेंट जो होते हैं कम्युनिकेशन के होते हैं, जो आपको हमेशा याद करने की जरूरत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है? Which one is not come under the marketing services? ठीक है, इनमें से कौन सी मार्केटिंग सेवाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं? ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक होता है मार्केटिंग फंक्शन, एक होता है मार्केटिंग फंक्शनरीज। ठीक है, अभी हम बता रहे हैं, पहले आंसर यहाँ जान लो, फिर उसका डिस्क्रिप्शन उसका देखो ना क्या दिया है। कौन सा बोल रहा है? मार्केटिंग सर्विसेज के अंतर्गत नहीं आती, यानी कि मार्केटिंग फंक्शन के अंतर्गत नहीं आती है। ऑप्शन क्या दिया है? सेलिंग, बाइंग, स्टोरेज और रिटेलर। तो यहाँ नाम से आपको आप एलिमिनेट कर सकते हैं ना, कौन सा ऐसा होता है मार्केटिंग सर्विसेज या मार्केटिंग फंक्शन के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा रिटेलर। जो खुदरा विक्रेता होते हैं वो हमारे मार्केटिंग जो होते हैं सर्विसिंग के अंतर्गत नहीं आते। तो दो चीज होती है मार्केटिंग में, होता है मार्केटिंग सर्विसेज। क्या होता है? मार्केटिंग सर्विसेज। दोनों का नाम जानो, मार्केटिंग सर्विसेज इसे बोलते हैं मार्केटिंग फंक्शन। ये ध्यान देना, बहुत पुख्ता नाम। क्या? मार्केटिंग फंक्शन। अब इसमें क्या क्या हो सकता है मार्केटिंग फंक्शन? नाम जानो। एक होता हमारा सेलिंग वगैरह करते हो ना, मार्केटिंग क्या करते हो? बेचते वगैरह, उसे कहते हैं सेलिंग। खरीदते उसे बोलते हैं बाइंग। खरीदने क्या बोलते हैं? बाइंग। इसी हमारा होता है ट्रांसपोर्टेशन। क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। फाइनेंसिंग।
क्या होता है? फाइनेंसिंग। इसी में आता है रिस्क मैनेजमेंट वगैरह आप जो करते हो ना, इसी में आता है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन असेंबलिंग वगैरह इसमें आता है ना। ये कुछ हमारे मेजर जो होते हैं हमारे मार्केटिंग सर्विसेज और मार्केटिंग फंक्शन होते हैं। सेलिंग, बाइंग, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, फाइनेंसिंग, रिस्क मैनेजमेंट, ये कुछ हमारे होते हैं मार्केटिंग के फंक्शन। अच्छा, एक चीज और होता है सर, क्या होता है हमारा? ये हमारे मार्केटिंग के सर्विसेज हो गए, ठीक है, ये मार्केटिंग के सर्विसेज हो गए। और इसे बोलते हैं फंक्शन, इसे बोलते हैं कुछ होता है और होता है मार्केटिंग के फंक्शनरीज। मार्केटिंग फंक्शनरीज क्या होते हैं? मार्केटिंग के फंक्शनरीज। ठीक है, इनमें कौन कौन से फंक्शनरीज इन्वॉल्व होती है? ठीक है, इनमें क्या क्या होते हैं? जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, विलेज मर्चेंट का नाम आप लोग सुने हो, जो गांव में हमारे खुदरा बेचने वाले होते हैं, बेचने वाले का नाम होता है विलेज मर्चेंट। विलेज मर्चेंट। और कुछ होते हैं हमारे, जैसे क्या होते हैं? एक होता है इंटरनेट डीलर, INTERNET डीलर। ये कुछ होते हैं जो सामान को रिटेलर के पास ले जाकर बेचते हैं, बोलते हैं इंटरनेट डीलर। ध्यान देना, इंटरनेट डीलर बोलते हैं। ठीक है, और क्या, जैसे ब्रोकर वगैरह ऐसे में आते हैं। ब्रोकर क्या बोलते हैं? ब्रोकर। मिडिल मैन इसमें आते हैं, मिडिल मैन, मिडिल मैन। होलसेलर इसमें आते हैं, होलसेलर। क्या होते हैं? होलसेलर। और का नाम बता दें। अच्छा, इसी होलसेलर में को तो आप लोग नाम में कच्चा अड़हतिया बोलते हैं ना, कच्चा अरहत। क्या बोलते हैं? कच्चा अरहत। और एक होता है पक्का अरहत। कच्चा अरहत और पक्का अरहत क्या होता है? होलसेलर के जो है टाइप। अच्छा, कच्चा अरहत क्या करता है? जो हमारे फार्मर अपने प्रोड्यूस का प्रोडक्शन करते हैं, वहां से प्रोडक्ट को लेते हैं। कौन लेते हैं? फार्मर से कच्चा अरहतिया, क्या अरहत बोलते हैं ना। और पक्का वाले क्या करते हैं? ये क्या करते हैं? ये किसानों से लेकर के प्रोडक्ट को जो लिया गया है कच्चा अरहत से लेकर के वो रिटेलर के पास ले जाकर देते हैं, जहां से हमारा जो होता है कंज्यूमर के पास अल्टीमेटली पहुंचा। और छठा कंपोनेंट, जो लास्ट कंपोनेंट क्या होता है? रिटेलर। क्या होता है? रिटेलर। ठीक है, ये हमारे होते हैं मार्केटिंग के फंक्शनरीज और मार्केटिंग के फंक्शन हमारे ये सब हो गए। ठीक है, ध्यान देना, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है मार्केटिंग के फंक्शन और मार्केटिंग के फंक्शनरीज। ठीक है, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या है? व्हाट इज द एवरेज लैंड होल्डिंग ऑफ स्मॉल फार्मर्स? छोटे किसानों की औसत भूमि जोत कितनी होती है? ऑप्शन क्या दिया है? लेस देन 1 हेक्टेयर, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर, 4 से 10 हेक्टेयर। और यहाँ क्या पूछ रहा है? स्मॉल फार्मर की बात कर रहा है, उसके लैंड होल्डिंग की बात कर रहा है। यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1 से 2 हेक्टेयर। कितना हो जाएगा? 1 से 2 हेक्टेयर। तो जो फार्मर की कैटेगरी बनाई, क्या क्या हमारा? एक होता है मार्जिनल फार्मर। क्या होता है? मार्जिनल। क्या होता है? मार्जिनल फार्मर। अगला अगला क्या होता है हमारा? स्मॉल फार्मर। कौन होते हमारे? स्मॉल फार्मर। मीडियम फार्मर, मीडियम फार्मर। लास्ट में क्या होते हैं हमारे? लार्ज फार्मर। स्मॉल मार्जिनल फार्मर क्या होते हैं? जिनकी लैंड होल्डिंग होती है 1 हेक्टेयर से कम होती है। कितना? 1 हेक्टेयर से कम हो, उसे बोलते हैं मार्जिनल। और स्मॉल क्या होते हैं? जिनकी लैंड होल्डिंग 1 से 2 हेक्टेयर। कितनी हो? 1 से 2 हेक्टेयर हो। और मीडियम कितने बोलते हैं हमारा? जिनकी लैंड होल्डिंग 2 से 4। कितने हो? 2 से 4। ठीक है, कभी कभी एक सेमी मीडियम में देता है 4 से 10 दे देता है, लेकिन मोस्टली 4 कैटेगरी है ना मीडियम की, 2 से 4। और लार्ज वाली कितनी होती है? मोर देन 10 हेक्टेयर। कितने थे? मोर देन 10। तो कहीं कहीं किसी किसी बुक में जो है 5 देता है, लेकिन मुख्य हम देखते हैं 4 कैटेगरी होती है। तो सेमी मीडियम देता है, सेमी मीडियम का 2 भाग दे देता है ना। सेमी मीडियम का बता देता है जो है 4 से 10 हेक्टेयर,
और लार्ज का बता देता है 10 हेक्टेयर से अधिक। लेकिन मुख्य रूप से कौन कौन से होता है? मार्जिनल, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ठीक है, इंडिया में ये दोनों मिलाकर लगभग 80%, कितने हैं? लगभग 80% हमारे मार्जिनल और स्मॉल फार्मर। इसका मतलब अपने यहाँ की लैंड होल्डिंग साइज जो है बहुत कम। ठीक है, आगे बढ़े। अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या है? Which one of the following competition is more prevalent in agriculture sector? निम्न में से कौन सी प्रतिस्पर्धा कृषि के क्षेत्र में सबसे अधिक या अधिक प्रचलन में है या प्रचलित है? ऑप्शन क्या दिया? पहला इम्परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा क्या दिया हमारा? परफेक्ट कंपटीशन, दिया मोनोपोली सिचुएशन, और अगला दिया ओलिगोपोली सिचुएशन। तो अपने जो इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्रचलन में है मार्केटिंग, तो कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन, स्पेशली एग्रीकल्चर के सेक्टर में। कौन सा है? परफेक्ट कंपटीशन। और परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या होता है? ध्यान देना पूछता है। जो हमारा परफेक्ट कंपटीशन होता है एग्रीकल्चर मार्केट के सिस्टम में, क्या क्या फीचर होता है यहाँ पर? यहाँ पर क्या होते हैं? लार्ज नंबर बायर और सेलर होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, मतलब हमारे खरीदने और बेचने वाले लार्ज होते हैं। दूसरा क्या होता है? जो प्रोडक्ट होता है हमारे मार्केट में मोस्टली होमोजेनस होता है। प्रोडक्ट आर होमोजीनस नेचर, होमोजीनस नेचर के होते हैं। ठीक है, और यहाँ क्या होता है? यहाँ क्या होता है? यहाँ प्राइस जो होते हैं, बायर और सेलर जो होते हैं, सभी प्रोडक्ट के प्राइस को जानते हैं। प्राइस नोन भाई, प्राइस नोन, नोन कौन कौन जानता है? बायर और सेलर, सब पता लगता है सबको बारे में ना। तुम्हारे खरीदते हैं वो भी प्रोडक्ट के बारे में बढ़िया जानते हैं, कितने का आ रहा है, कितने के बेच रहे हैं एक्चुअल में ना। तो बायर और सेलर सब जानते हैं। और क्या होता है? चौथा क्या होता है हमारा? तीसरा होता है, चौथा क्या होता है? कोई जो होता है रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कोई इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। ठीक है, ये हमारे होते हैं परफेक्ट कंपटीशन कुछ फीचर। यहाँ पर बायर और सेलर ज्यादा होते हैं, प्रोडक्ट जो बेचता है मार्केट में होमोजीनियस सेम नेचर का होता है, प्राइस सबको पता रहता है कितने का बेच रहे हैं, कितने का जो खरीद रहे हैं, और कोई रिस्ट्रिक्शन मार्केट में नहीं रहता है। ऐसे स्पर्धा क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। और जस्ट जो होता है इसका जो होता है इसका उल्टा, जहां पर कंपटीशन परफेक्ट ना हो उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट कंपटीशन। कौन कौन से मार्केट आते हैं हमारे? मोनोपोली मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोली मार्केट हो गया, ओलिगोपोली मार्केट हो गया, ठीक है, मोनोसोनी मार्केट हो गया, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक हो गया। ये जो होते हैं हमारे कुछ इम्परफेक्ट मार्केट के एग्जाम्पल है। ठीक है, लेकिन अपने एग्रीकल्चर सेक्टर में कौन सा कंपटीशन पाया था मार्केट में? परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। ठीक है, जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की अपनी सीरीज यहीं होती है खत्म 10वें नंबर की, और आगे हम लोग देखेंगे जो आने वाली जो भी सीरीज होगी। ठीक है, तो ऐसे आप लोग बढ़िया से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और अपनी एक सीट को सुनिश्चित करते रहिए। ठीक है, आपको देखो इतनी वैकेंसी जो आती है, आपको एक सीट लेना ना, अपने दिमाग से बनाए रखिए कि हमको एक सीट लेनी। सपोज दैट कोऑर्डिनेटर की 2500 वैकेंसी आती है, तो 2500 में से ऐसे अपने दिमाग में रखो कि हमको सिर्फ 100 सीट लेनी, एक सीट लेनी है, सिर्फ और सिर्फ एक सीट लेनी है, बाकी 2499 सीट कोई लेकर जाए ना। अपने दिमाग में हमेशा एक सीट को रखो और उस सीट को सुनिश्चित करने के लिए अपना लगातार करते रहो। ठीक है, बाकी जिसको भी ऑफलाइन बैच से जुड़ना हो तो यहाँ आपको नंबर दिया गया होगा, इस नंबर पे आप मैसेज या कॉन्टेक्ट कुछ भी करके आप संपर्क कर सकते हैं। और जिसको भी नई बैच अभी चले अपनी कोऑर्डिनेटर की, एजीटीए की, आईबीपीएस, एएफओ अगले साल के लिए जो चलेगी ना न्यू बैच तो चल रही है। इसके अलावा और भी जो हमारी एमएससी एंट्रेंस की हैं वो सब बैचेस चल रही हैं। जिसको भी जुड़ना हो अपने जुड़कर अपने संस्था से इस नंबर पर कॉल करके जुड़ सकता है। बाकी अपना पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं, हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको कमेंट में जवाब देना है। कौन सी सॉइल इंडिया में डोमिनेंट है? सॉइल की बात कर रहे हैं ना,
कौन सी ऐसी सॉइल है इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाई जाती है, और कौन सा सॉइल ऑर्डर इंडिया में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल पे पाया जाता है? आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कौन सा सॉइल सबसे ज्यादा पाया जाता है इंडिया में, और कौन सी सॉइल ऑर्डर इंडिया में डोमिनेट। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक है, ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।